सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IIT थिंकिंग। तो दोस्तों आज हम सुपर 45 लेके आ चुके हैं नीट 3 स्टेप स्टडी 2026 के लिए। ये सुपर 45 क्वेश्चंस हैं। अगर आप इसको करते हो तो यकीन मानो आपको और एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने लिए हैं और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है। हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन बेहतरीन है। मतलब मैंने इस तरीके से सेलेक्ट किया है कि आपका पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज हो जाए और मुझे पूरा भरोसा है 99% कि आपका जो क्वेश्चन आने वाला है वो इधर से ही आएगा। मैंने हर कंसेप्ट को इंक्लूड कर दिया। तो एक काम कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपको, अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए हो तो पहले क्वेश्चन मिल जाते हैं, आप ट्राई करते हो, फिर हम सॉल्यूशन देते हैं। और सॉल्यूशन हल्का नहीं होगा, सॉल्यूशन ऐसा होगा कि आप अगर चैप्टर नहीं पढ़े हो, मतलब पढ़े हो एक बार भूल भटक गए हो, तो पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन थोड़ा यूनिक होता है। हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन के थ्रू से ही आपको कम समय में टू दी पॉइंट चीज़ें और सारी ट्रिक टेक्निक के साथ समझ आ जाए और आप रिवाइज भी कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, नीट 2026 के लिए हम दिसंबर से कंटेंट लाएंगे। तो कंटेंट रेडी हो रहा था पर थोड़ा टाइम लग गया, तो उसके लिए सॉरी। पर हाँ, नीट 2025 में जैसा क्वेश्चन पेपर हमने मैच कराया था ना नीट का, वैसा ही होने वाला है। आप बस फॉलो कर लो और जो नए हैं वो जाके वीडियो पहले देख लें। अनाउंसमेंट जो था वहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। चलो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन स्ट्राइक ऑन अ मेटल सरफेस विथ एनर्जी ऑफ 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी कभी आपको काइनेटिक एनर्जी की बात करें, ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, मैं इसको थिकनेस थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। हाँ, जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है भाई, वो होता है H/μ माइनस H/μ0। या इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, देखो कई सारे फॉर्मेट हैं लिखने के। काइनेटिक एनर्जी, इसी को आप लिख दो ई को बोलते हैं इंसिडेंट एनर्जी, और ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन बोलते हैं, W0 लिखते हैं। ठीक है, ये क्या होता है अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ, चलो अभी बताता हूँ, पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको कॉन्सेप्ट समझाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपको पता है, कभी कभी ऐसे भी लिखा सकता है, हाफ mv² इक्वल टू एनर्जी को H/μ, और ये क्या हो जाएगा वर्क फंक्शन को H/μ0। यस तो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो और ये करके हम तीनों फार्मूला यूज कर लेंगे। तीनों नहीं, मतलब एक और अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो अपन को क्या गिवन था, वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल गिवन था, तो आपको W0 दे रखा था, कितना दिया था, 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया था, और स्ट्राइक्स ऑन विथ एनर्जी, और आपको एनर्जी भी दे रखा था। ठीक है, ई कितना, इंसिडेंट एनर्जी बोलते हैं, वो कितना गिवन था, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछा था, तो काइनेटिक एनर्जी आप निकाल लो। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई, यहाँ पे हम ऊपर लिखे हैं ई माइनस वर्क फंक्शन, ऐसे लिख लो। तो एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी आपको दे रखी है, कितना है 6.2, वर्क फंक्शन दे रखा है 3.8, और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में भी समझा देते हैं। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, मान लो हमने एक मेटल की, यहाँ पे मेटल शीट लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एनर्जी डाला, मानते हैं यहाँ पे जो मेटल में इलेक्ट्रॉन है ना, उनका वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिक्वायर्ड टू टेक इलेक्ट्रॉन टू द सरफेस। मतलब ऐसे समझो, ये हम बोलते हैं इसकी एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी W0 सपोज करो हमने लिया है 10 लिया है, और आप यहाँ पे EI दे रहे हो, EI मतलब इंसिडेंट एनर्जी, ये हमने एज्यूम किया है। W0 क्या है, लेट, हमने लेट किया है 10 है, कि 10 रोटी खाने के बाद ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो अगर आप इंसिडेंट एनर्जी मान लो कितना दे रहे हो, 20 दे रहे हो, हमने सपोज किया 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम दे रहे हैं लेट। ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन को से यहाँ से यहाँ जाने में कितने एनर्जी चाहिए थी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की चाहिए थी, और आप दे रहे हो 20। तो देखो यहाँ पे आपके पास जो EI के कितना हो गया 20, और वर्क फंक्शन 10 हो गया, बाकी का जो बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 10 जो बच जाएगा वो हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, रिमेनिंग 10।
यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना रिक्वायर्ड है, 10 रिक्वायर्ड है, ये वाली वैल्यू रिक्वायर्ड है 10, और बाकी जो बच जाता है उसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो उसका जो फार्मूला निकल के आता है वो यही वाला फार्मूला है, ठीक है। तो इसको याद रख लो। बाकी वन शॉट हमने वीडियो बना दिया, क्लासिक वन शॉट का प्लेलिस्ट है, ऐसा वन शॉट कि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा, ट्रिक टेक्निक के साथ आप उसे देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑर्बिटल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द गिवन सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज। तो देखो एक काम कर लेते हैं, हमको क्या गिवन है उसको लिखते हैं। पहले गिवन है अपन को n इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसमें से n इक्वल टू 4 मतलब आपको ऑप्शन में क्या गिवन है, 4f और 4d और 3d और 3p। तो दो ऑप्शन तो पहले कट कर दो। इसमें तो n की वैल्यू ही 3 हो गई, जो यहाँ पे लिखा जाता है ना उसी को n बोलते हैं। दो में कंपटीशन है, तो एक काम कर लेते हैं। और क्या है यहाँ पे आपको दे रखा है, l की वैल्यू है 3 और m की वैल्यू है 0 और s की वैल्यू है +½ तो एक काम कर लेते हैं, चलो 4f के लिए पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 4f n की वैल्यू कितना है, 4 है। और देखो l की वैल्यू होती है जो ना वो 0 to n-1 तक होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और n की वैल्यू 4-1 है, तो हो जाएगा 0 1 2 3। तो क्या हो जाएगा SPDF। तो मतलब यहाँ पे आपको कौन सा ऑर्बिटल गिवन है, f ऑर्बिटल गिवन है, ध्यान से देखो f। तो f के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो यहाँ पे l की वैल्यू जो आएगी 3 ही आएगी, बिल्कुल सही जवाब है। और अपने पास m की वैल्यू तो हम निकाल ही लेंगे, m अपने पास 0 आएगा, मतलब l की वैल्यू आपके पास 0 है। तो देखो ऐसे करते हैं यहाँ पे, अगर m की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 0 ये s ऑर्बिटल। l की वैल्यू 1 है तो इसमें क्या हो जाएगा, p ऑर्बिटल हो जाएगा 1 2 -1 0 +1। m की वैल्यू जो होती है ना वो यहीं लिख देते हो, m होता है -l to +l होता है, ठीक है। m की वैल्यू होती है, तो ये भी आप याद रखो। और यहाँ पे तो 0 तो आ ही रहा है, तो m 0 पॉसिबल है। और यस मतलब अगर यस क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो +½ होता है, और इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ होता है। तो बस ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ये डी वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि डी के लिए यहाँ पे 2 आ रहा है और अपन को गिवन क्या है, एल की वैल्यू 3 होना चाहिए, तो इसलिए फर्स्ट ही करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है। देखो थर्ड क्वेश्चन है थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। जब भी आपको आर गिवन होता है ना, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, तो 0.52 इंटू n स्क्वायर डिवाइड बाई z। n क्या है, ऑर्बिट है, z क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो बोला है द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ रेडियस बिटवीन थर्ड एंड सेकेंड, मतलब डिफरेंस पूछ रहा है, तो मतलब R3 माइनस R2, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 0. इसको माइनस क्यों लगा दिया हमने, मतलब हम क्या लिख देंगे 0.52 और n की वैल्यू 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई z, और यहाँ पे -0.52 इंटू 2 का स्क्वायर 1। तो ये अपने पास सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.52 को हम कॉमन कर लेते हैं, 9 - 4 हो जाएगा, और इसको लिख लेंगे 0.52 और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया, ठीक है। ये आपको जो दे रखा था ये हाइड्रोजन के लिए दे रखा था, ये हमने किसके लिए अप्लाई किया, हाइड्रोजन। आप सवाल को पढ़ो, देखो यहाँ पे बोला है कि हाइड्रोजन, ठीक है, थर्ड एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का z एटॉमिक नंबर 1 ही पुट किया, लेकिन आपसे पूछा क्या है, रेशियो पूछा है लिथियम का। तो देखो लिथियम के लिए अपन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे z की वैल्यू कितना होता है, 3 होता है लिथियम का। तो फिर से हम लिख लेते हैं R3 और R2 लिथियम के लिए लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम कॉमन करके 0.52 और यहाँ पे कॉमन 3, दोनों में 3 आएगा, और 9 - 4 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ पे हम कर लेंगे 0.52 और ये इंटू 5 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा R3 - R2
ये हम लगाएंगे हाइड्रोजन के लिए, और यहाँ पे R3 माइनस R2 ये हम लगाएंगे Li2+ के लिए। तो यहाँ पे 0.52 इंटू 5 आया था, और यहाँ पे जब आप निकालोगे 0.525 डिवाइड बाई 3 आएगा। तो अपन इसको कैंसिल कर लेंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास आ जाए, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3:1 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3:1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा गिवन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट गिवन है। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल अपने पास है ये कि बोला है कि इन अ हाइड्रोजन एटम इफ λ1 λ2 λ3 आर शॉर्ट wavelength in Lyman Baldwin and Paschen series respectively, then λ1 λ2 इक्वल टू। तो देखिए ये सवाल को कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको एक फार्मूला आना चाहिए, है ना, फॉर हाइड्रोजन के लिए रिडबर्ग फार्मूला, रिडबर्ग फार्मूला वो क्या होता है, देखो 1/λ इक्वल टू R, और ये क्या हो जाएगा 1/N1 का स्क्वायर 1/N2 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमेशा N2 इज ग्रेटर देन N1 होता है। ठीक है, तो अगर कभी लैम्डा मिनिमम मैक्सिमम की बात होती है तो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। देखो आपको जो गिवन था वो बोला था शॉर्टेस्ट वेवलेंथ गिवन था, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या होता है कि जो एनर्जी होता है ना वो वेवलेंथ के इन्वर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो इसमें इतना एनर्जी का गैप है, इसमें इतना गैप है, तो एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज़्यादा, इसमें इतना है तो सब ज़्यादा यहाँ इनफाइनाइट पे होगा। एनर्जी सब ज़्यादा कहाँ पे होगा? इनफाइनाइट से यहाँ तक होगा। ठीक है, तो एक बात बता दो, अगर एनर्जी आपको पता है इन्वर्स होता है लैम्डा के, तो हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देखना है। तो अगर हम लाइमन के लिए सपोज करो बात करते हैं, तो लाइमन स्टार्ट कहाँ से होता है? देखो n=1, ये लाइमन, ये बाल्मर, ये पाशन ब्रैकेट पी फंड, है ना, हम भी बाकी आगे आते हैं सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो लाइमन इतना ही एनर्जी है, बाल्मर इतना, तो ऐसे एनर्जी ये देखो बढ़ गई है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सा हो जाएगा लाइमन के लिए? n1 बराबर अपने पास 1 और n2 बराबर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट पे एनर्जी सबसे मैक्सिमम है, और एनर्जी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ इनवर्स है, तो लैम्डा शॉर्टेस्ट हो जाएगा। तो ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है लाइमन के लिए n1 बराबर 1, क्योंकि लाइमन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इनफाइनाइट तक। सिमिलरली हम निकालेंगे पास्चन के लिए। ठीक है, तो हम चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/λ की वैल्यू यहाँ पे अब इक्वेशन 1 में पुट भी कर लो, तो 1/λ और वहाँ पे R, और क्या आ जाएगा 1/N1 का स्क्वायर, और वो 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर, तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और आपके पास 1/λ जो आ जाएगा वो आ जाएगा R, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बाल्मर के लिए निकालेंगे फॉर बाल्मर सीरीज, तो वहाँ पे N1 जो हो जाएगा N2, क्योंकि बाल्मर स्टार्ट होता है 2 से, और शॉर्टेस्ट लिए इनफाइनाइट, है ना, ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, शॉर्टेस्ट लैम्डा। तो फिर यहाँ पे 1/λ2 नाम दे दो आप, और ये कितना आ जाएगा 1/R, और यहाँ पे वो N1 था पहले, तो वहाँ पे 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे इनफाइनाइट का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 1/λ इक्वल टू R/4, और इसको λ2 नाम दे दो, नहीं भूल जाओगे। सिमिलरली हम फॉर पास्चन निकालेंगे, पास्चन के लिए जैसे ही निकालेंगे यहाँ N1 बराबर 3 और N2 बराबर इनफाइनाइट, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ 1/λ3 कितना आ जाएगा R/9 आ गया। तो अब यहाँ पे रेशियो निकालना है, यहाँ पे λ1 नाम दे दो इसको, तो यहाँ पे देखो λ1 λ2 और λ3 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे λ1 λ2 λ3, तो वो R था, तो λ1 करोगे तो 1/R हो जाएगा। ठीक है, देखो 1/R था, तो ठीक है 1/R हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे रेशियो निकालना सबको आता है,
तो ये अपने पास में एक बार लिख देता हूँ, λ1 की वैल्यू R1 और ये 4/R और ये 9/R हो जाएगा। तो R से R कैंसिल हो जाएगा, 1:4:9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1:4:9 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये याद रख लेना, एनर्जी पूछता तो लैम्डा की इन्वर्स होता है, ये बताना था। बोला था कि नंबर ऑफ विजिबल लाइंस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिटर्न फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट टू अप टू ग्राउंड स्टेट। और एक चीज़ और याद रख लेना, जब भी कभी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेगा ना, कभी भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलो तो एन की वैल्यू 2 लेना, एक बढ़ा के लेना। ग्राउंड स्टेट बोलता है ना तो एन बराबर 1। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एन बराबर 2, सेकेंड एन बराबर 3। तो ये सवाल में आपको ग्राउंड स्टेट बोला, तो सवाल को पढ़ो। ये बोला है कि नंबर ऑफ विजिबल लाइन, तो विजिबल लाइन जो होता है ना, विजिबल रेंज होता है वो कहाँ पे होता है? विजिबल रेंज होता है वो बाल्मर सीरीज में होता है। ठीक है, बाल्मर में। तो बाल्मर का अगर मैं बोलूँ ग्राउंड स्टेट, बाल्मर का अगर मैं बोलूँ ग्राउंड स्टेट, तो बाल्मर कहाँ से स्टार्ट होता है? एन बराबर 2 से। ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे लाइमन का ग्राउंड स्टेट तो एन बराबर 1, बाल्मर का ग्राउंड स्टेट एन बराबर 2। मैं बोलूँ कि बाल्मर का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो एन बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आप जरूर याद रखना। तो ग्राउंड स्टेट इस सवाल में बोला है ग्राउंड इज फिफ्थ ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो ये आ रहा है। अब देखो, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो होती हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो होती हैं वो होती हैं n2 माइनस n1 और n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना होता है? 2 होता है। और अगर मान लो पर्टिकुलर सीरीज़ में बात करें, सेम चीज़ टोटल अगर कोई नाम दे दिया है पर्टिकुलर, अगर नाम नहीं दिया है, बोला है यहाँ 5 से 7 में जा रहा है तो स्पेक्ट्रल लाइन बताओ, तो आप ये फॉर्मूला यूज करो। जैसे यहाँ पे नाम लिख दिया है फिफ्थ नंबर ऑफ विजिबल लाइन एन इलेक्ट्रॉन रिटर्न फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट टू अप टू ग्राउंड स्टेट, विजिबल मतलब बाल्मर बोल दिया, तो यहाँ पे ये फिक्स्ड है। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है? ये वाला लगाना है। विजिबल मतलब बाल्मर की बात किया है ना, तो स्पेक्ट्रल लाइन कितना आ जाएगा? n2 माइनस n1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये n2 क्या हो जाएगा? देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, एक बार सवाल पढ़ो। रिटर्न फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट अप टू ग्राउंड स्टेट, तो मतलब 5 माइनस 2 ग्राउंड स्टेट 2, और ये कितना हो जाएगा? 3 स्पेक्ट्रल लाइन आ जाएगा। जैसे और मैं वैसे भी समझा दूँ सेकेंड मेथड, तो बाल्मर पहले बना लेता हूँ। ठीक है, देखो लाइमन बाल्मर यही n बराबर 1 और ये 2, फिफ्थ 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ है, तो कितनी पॉसिबिलिटी? 2 पे आएगा, तो पहली पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है और तीसरी पॉसिबिलिटी है, तो टोटल 3 लाइन आएंगे। सेकेंड मेथड है, चाहे फार्मूला लगाओ और चाहे डायरेक्ट निकालो, ये फर्स्ट मेथड है। ठीक है, तो दोनों तरीके आपको बता दिए। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको एंगुलर नोड बोला है, तो चलो एंगुलर नोड का सरदर्द ख़त्म करते हैं। अगर रेडियल नोड आपको बोलता है, रेडियल नोड तो होता है n माइनस l माइनस 1। एंगुलर नोड बोलता है तो होता है l, और टोटल नोड अगर बोलता है तो n माइनस l माइनस 1 और ये प्लस l, तो ये कितना हो जाएगा? n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब आपको चलो निकाल लेते हैं। 2s के लिए n की वैल्यू कितना है? 2 है, और l की वैल्यू जो होती है 0, अभी हमने दिखाया था आपको। तो आपको टोटल नोड पूछा था, हाँ एंगुलर नोड पूछा था, तो एंगुलर नोड कितना हो जाएगा? 0। और 5f के लिए n की वैल्यू है 5 और l की वैल्यू है, लिख लेते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 S P D F। तो यहाँ पे आपको 5f है, तो f l की वैल्यू 3 हो जाएगा, तो एंगुलर नोड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 5f हो गया। अब हम 4d निकालते हैं, तो 4d क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 2 हो जाएगा, तो एंगुलर नोड कितना आ जाएगा? 2। और 3p तो n की वैल्यू कितना? 3, l की वैल्यू SP 0, सॉरी 1, यहाँ पे देख लो, तो एंगुलर नोड 1 हो जाएगा।
तो अब मैच करा लो कौन सा ऑप्शन सही हो दिख रहा है आपको। तो ए का फोर्थ होना चाहिए, ठीक है, ए का फोर्थ और बी का फर्स्ट। बी 5F है, 5F है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो बी का एंगुलर नोड कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो बी का फर्स्ट ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट असर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। देखो जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होती है ना, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी मतलब म्यू नॉट, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, मिनिमम एनर्जी होती है। तो फर्स्ट आपके पास गलत हो गया। और सभी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी जो होती है अलग अलग होती है। जैसे कि मैंने आपको अभी एक ऊपर एग्जांपल लिया, उसका 10 दिया था, ऐसे किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ, तो वो अलग सही थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल। तो स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, स्टेटमेंट सेकेंड सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये आपको पता है ना मिनिमम मेटल, यहाँ पे थोड़ा सा जो मैंने आपको सिखाया ऊपर बताया ना, तो जितने अलग मेटल लोगे सबका थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी तो अलग होगा। इंसिडेंट वाला आप डालोगे तो अगर किसी का 5 है, किसी का 4 है, तो ये अलग होता है। और ये मिनिमम फ्रिक्वेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक ले जाने में, यहाँ तक, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ इंक्रीज 4 टाइम्स, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है, इंक्रीज 4 टाइम्स, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है। तो H/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी होता है। मतलब जो वेवलेंथ होता है, मतलब जो वेवलेंथ है वो काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर रूट, इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं λ1 λ2 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 काइनेटिक एनर्जी 1। तो λ1 मान लो अपने पास इतना ही था λ1, और λ2 क्या हो जाएगा, बोल रहा है λ2 बताओ जब काइनेटिक एनर्जी कितना हो जा रहा है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है। तो 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जा रहा है काइनेटिक एनर्जी 1 से, तो ये काइनेटिक एनर्जी 1 है। तो ये कट्टम कुट्टम हो गया, तो λ1 और λ2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। और आपसे पूछा क्या था λ2, तो λ2 क्या हो जाएगा, λ1/2 हो जाएगा। तो कितना आपके पास λ2 है, λ1/2, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो गया। सिंपल सी बात थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये फॉर्मूले याद रखना सारे, बॉक्स में कर देता हूँ। चलो नेक्स्ट अपने पास है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब शेल। तो मैं तो कहूँगा ऐसे में आप वही ऑप्शन सेलेक्ट करो, सॉल्व करने की कोशिश करो जो आपको आता है। तो अभी रेडियल नोड अभी मैंने आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले, n-l-1 होता है। और 4f का सेकेंड वाला पढ़ो, बी वाला देखो, 4f गिवन है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू f के लिए कितना होता है, लिख लेते हैं फिर से। यहाँ पे l की वैल्यू लिख लो यहाँ पे सिंपल। तो l की वैल्यू 0 1 2 3 S-P-D-F, तो l की वैल्यू कितना हो जाएगा f के लिए 3। तो रेडियल नोड अपने पास जो निकल के आया 3 - 1, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे निकालो। तो ये 3 और यहाँ और n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, 3 मैं क्यों लिख रहा हूँ, 4 है ना भाई, जो यहाँ पे लिखा जाता है वही होता है 4। तो ये अपने पास 4 करो पहले, 4 - 3, हाँ। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो वो ये 0 हो जाएगा। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि ई 4f का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बी का फोर्थ कहीं दिख रहा है, बी का फोर्थ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है आपके पास, ये बस ऑप्शन एक ही देख के सही हो गया, बाकी आप ऑप्शन चेक कर सकते हो। और चलो अगर आपको और सीखना है तो वो भी बता देता हूँ। देखो पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने, ये मैंने बी वाला ऑप्शन देखा है। अब ए वाला चेक करता हूँ, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3। तो मैक्सिमम कितने, एक ऑर्बिटल में 2 आते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन थर्ड शेल, ठीक है। तो थर्ड शेल में ऑर्बिटल पूछा है, तो चलो इसको भी निकाल के सिखा देते हैं। थर्ड शेल मतलब n = 3
और एल की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो कितना 0 1 2, एल की वैल्यू 0 to n-1 होती है। और यहाँ पे m की वैल्यू लिखोगे तो 0 के लिए 1 डब्बे और 1 के लिए 3 डब्बे और 2 के लिए l बराबर जब 2 होता है उसके लिए 5 डब्बे होते हैं। 1 2 3 4 ऑर्बिटल है तो टोटल काउंट करो कितने हो गए 5 3 8 1 9, तो 9 हो गए। समझ आ गया। तो टोटल कितने ऑर्बिटल हैं यहाँ पे, ऑर्बिटल यहाँ पे 9 हो गए। डब्बे जो हैं अलग अलग वो ऑर्बिटल होते हैं और ऑर्बिट अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पहला, तो डेल्टा एक्स चेंज इन पोजीशन या एरर इन पोजीशन h/4 पाई, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी है। mvr अपॉन nh/2 पाई, ये एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है और ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है और एक ही बच जाता है, ये बोर्स एटॉमिक मॉडल है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख लो भाई, बहुत काम आने वाली है। तो ये मैंने लिख दिया है, ठीक है, सबके सामने। सो क्योंकि इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं तो याद होने चाहिए आपको। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर मान लो आप नए हो, वीडियो देख रहे हो पहली बार हमारी, तो मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर 2 महीने में हमने नीट 3 स्टेप स्ट्रेटजी बताया था। जितने क्वेश्चन कराया था 3 स्टेप स्ट्रेटजी में, अब वो क्या होता है आप वहाँ भी जाके देख लेना। 99% वही क्वेश्चन पैटर्न फॉर्मेट बिल्कुल सेम आए थे, ठीक है। ये तो वन शॉट है। तो मैं क्या बोल रहा था कि अभी ये हमारा फिर से वही चल रहा है, बहुत एनालिसिस के बाद ये बना है। तो आप इतना भी अगर कर लेते हो तो 160 प्लस लाओगे। सारे क्वेश्चन आप क्वेश्चन नहीं रटना है, पैटर्न फॉर्मेट जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो याद रख लो, बस इतना ही याद रख लो और कुछ एक्स्ट्रा ना करो, तो भी यहीं से आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेप स्टडी का था, अभी हम फिर ये कर रहे हैं। और हाँ, अगर आपको वन शॉट पढ़ना है तो हमारा नेक्स्ट मंथ तक सारे वन शॉट कंप्लीट हो जाए। और वन शॉट ऐसा है जैसे देखो 218 पेज का PDF है, मतलब इसमें जो लेवल कवर किया है हमने ना, आप एक बार देख लोगे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोशिश किया है कि हमने 5-6 किताबें जो इकट्ठा हो सके सबको मैंने इंक्लूड कर दिया है वन शॉट में, सो दैट कि आप वीडियो देखते हो फिर से आप कहीं ना कहीं 8वें 10वें सवाल में उलझ जाते हो। मेरा टारगेट ये है कि आप एक बार वीडियो देखो, दोबारा कभी आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि एज ए स्टूडेंट मैं फील करता हूँ कि मैं स्टूडेंट होता तो कैसा कंटेंट चाहिए होता है ना। आप 10 जगह देखते हो फिर भी पूरा नहीं होता। मैंने सारे एक्सेप्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेशल रूल सब कुछ एक जगह दे दिया है। तो आप इसको देखोगे तो मज़ा पा जाओगे, ठीक है। किसी को एटॉमिक पढ़ना है तो एटॉमिक भी पूरा अपलोडेड है, ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हो, हर वैरायटी सब कुछ प्रॉब्लम सारे। और हाँ, एक चीज़ और है, तो वो तो देखो ही देखो, क्लासिक वन शॉट आपको देखना ही है। बाकी टॉप 100 का प्लेलिस्ट है, टॉप 50 का प्लेलिस्ट है, टाइम मिले तो उसको भी देखना, उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रहे, जो क्लासिक वन शॉट है नीट 2026 के लिए, वो तो कंपलसरी है आपको देखना। और टॉप ई सुपर 55 सीरीज़ है, इसके क्वेश्चन तो आपको देखने ही है, बस और कुछ नहीं। लास्ट में गेस्ट पेपर दे दूंगा, उसे कर लेना। और ये वन शॉट आप देख के रिवाइज कवर कर लो, फिर ये टेस्ट दो हमारे। और फ्री टेस्ट चल रहे हैं नीट 3 स्टेप स्टडी में, इस बार के लिए फ्री टेस्ट हर संडे को चल रहे हैं। और व्हाट्सअप में सबसे पहले आपको पूरा अनाउंसमेंट मिल जाता है, डिस्क्रिप्शन है, व्हाट्सअप आप ज्वाइन कर लो। और हाँ, एक मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन किया है हमने स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे, क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो सीरियसली प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं अपन, है ना। फ्री टेस्ट, फ्री PDF सब कुछ वहाँ पे कैसे क्या करना है, 1-to-1 इंटरेक्शन, एक टास्क, एक टारगेट, उनको हम दे के रखते हैं। पूरा हम आपके एग्ज़ाम तक साथ रहेंगे। बाकी बच्चे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, 200-300 लोग हैं अभी। तो आप भी जल्दी से जुड़ लो। देखो, पहले आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें जाना, वो कॉमन ग्रुप है उसको ज्वाइन करोगे, फिर आप मेंटरशिप, हमको पर्सनली मैसेज करना मेंटरशिप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, फिर ज्वाइन करूँगा। उसके लिए आपको 99, अभी तक मैंने कभी पैसा नहीं लिया आपसे, पर आपको जेन्युइन कंटेंट लगता है तो आप 99 रुपीज़ पे करके मेंटरशिप ज्वाइन कर लो, ठीक है। और अगर एफोर्ड नहीं कर सकते तो मैसेज करो, तो फ्री में ज्वाइन कर दूंगा। लेकिन हाँ, पढ़ना पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है पैसों की, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, 99 देने के बाद हम चाहते हैं कि वो जेन्युइन बच्चे हैं वो हमसे आके जुड़े, तो आप जल्दी से जुड़ जाओ। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है अपने पास, ये बोला है, इफ़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n=6 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। तो जो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है, हमेशा याद रख लो, इलेक्ट्रॉन का फिलिंग एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होता है। मतलब एनर्जी कैसे निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं E = n + L। और अगर ये n + L कॉमन आ जाए
सेम आ जाए तो एन देख लिया करो। तो एक काम कर लेते हैं, एन की वैल्यू आपको दे रखी है 6, तो जो भी है हम उसको पुट कर लेते हैं। पहले एन एस में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6s, और n-2 f में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4f हो जाएगा। np में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4p हो जाएगा। और n-1 में अगर अपन पुट करते हैं तो 5d हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो n की वैल्यू तो आपको सब में देखो क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू है 6, यहाँ पे n की वैल्यू है 4, और यहाँ पे n की वैल्यू है 4, यहाँ पे n की वैल्यू है 5। l की वैल्यू निकालो, तो l की वैल्यू अगर निकालोगे तो s के लिए 0, f के लिए 3 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है। तो n प्लस एल भी निकाल लेते हैं, n प्लस एल यहीं भी निकालते हैं, इधर लिखते हैं n प्लस एल। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 7, और यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 7। तो देखो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी रहने वाली है वो देखो सबसे ज़्यादा मोस्ट हाईएस्ट एनर्जी यहाँ पे रहेगा 7 वाले में, ठीक है। अब 7 में भी कौन सा रहेगा, 7 में यहाँ पे n की वैल्यू 5 है और वहाँ पे n की वैल्यू 4 है, तो हम किसको डोमिनेटिंग मानेंगे, इसको। तो मतलब n-1d सबसे आगे रहेगा, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये हो जाएगा, सॉरी ये नहीं, तो फीलिंग हम कैसे लिखेंगे बताते हैं। देखो सबसे पहले 6s वाला लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो एनर्जी है, देखो लिखता हूँ ns, फिर n-2 f, फिर n-1 d, और फिर np हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ऐसे निकालो ना एनर्जी, आप खुद ही देखो यहाँ पे हम जब एनर्जी निकालेंगे तो किसका np में कितना एनर्जी है, np में है 5 डे एनर्जी की, यहाँ पे देखो। तो यही हमने गलत किया है, n की वैल्यू 6 है, यहाँ पे n की वैल्यू, तभी मैं सोच रहा हूँ कहाँ गलत कर मैं कर रहा हूँ। ये 6 है ना भाई, ये 6 है, अब सही है। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 6 है, ये n की वैल्यू 6 है, p की वैल्यू 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, अब ये 7 हो जाएगा, ठीक है, अब सही है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर आप देख लो यहाँ पे, देखो यहाँ तो सबसे पहले 6s आएगा, फिर 4f आएगा, फिर 5d आएगा, और फिर 6p आएगा, ठीक है। 6p आएगा, मतलब ये वाला हमारे पास सही है, क्योंकि ऑलवेज एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इधर हम जाने पे एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है। मान लो n प्लस एल अगर सेम आता है तो हम n को देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो n प्लस एम हर जगह सेम है, तो n की वैल्यू कहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको दिख रही है, यहाँ पे ज़्यादा है np में, ठीक है। तो इसलिए हमने np को इधर रख दिया है, तो ये चीज़ आप याद रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो इसमें पूछा है कि इनकरेक्ट ग्राफ किसका हो जाएगा। तो देखो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। तो देखो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 2.18 होता है इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड होता है, यूनिट जरूर आप याद रखो, ठीक है। तो देखो v और z के क्या रिलेशन है, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z होता है, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z है, और v है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समथिंग लाइक y=mx है, y=mx है। तो यहाँ पे b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, मतलब अगर ग्राफ खींचोगे तो क्या आ जाएगा, इधर v इधर z, और स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ये सही है भाई। और v जो है 1/n के इन्वर्सली है, तो ये भी समथिंग लाइक वैसा ही है, y समथिंग लाइक mx, तो ये भी अपने पास कैसा हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा यहाँ पे ऐसे v = 1/n हो जाएगा। और लेकिन याद रखो जब v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर n का बनाना हो ना, तो यही वाला ग्राफ कैसे हो जाएगा पता है, ये थोड़ा मैथ इसमें आ जाता है, तो 1/, ये ऐसे हो जाता है, और एक ही ऑप्शन बच जाता है, ये जो दिख रहा है आपको यही इनकरेक्ट, ठीक है। v और n क्या हो जाएगा, ये तो करेक्ट है, तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला। चलो आगे देखते हैं। तो इसमें बोला है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ टेनिस बॉल, तो लैम्डा बराबर डी क्या होता है, h/mb, h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, और जिसकी वैल्यू अपन को होती है 6.6364 भी लिखा आ सकता है, जूल पर सेकेंड में होता है, ठीक है।
जूल सेकेंड में। और यहाँ पे मास कितना है 60 ग्राम है, लेकिन हमको केजी में लिखना है तो 10⁻³ देखो 1 kg बराबर क्या होता है 10⁻³ ग्राम होता है। तो अगर हम या इसको ऐसे लिख सकते हो 10⁻³ ग्राम बराबर 1 kg, तो 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा 1/10⁻³ kg। और पूछा क्या है 10⁻³ ग्राम को चेंज करना है, सॉरी 60 ग्राम को चेंज करना है, ठीक है। तो 60 ग्राम को अगर चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 60 × 10⁻³ kg, केजी में लिखना था। और वेलोसिटी आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा गिवन है कितना 10 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। अब इसको आप कट्टम कुट्टम कर लो, बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है, 10⁻³ अप्रॉक्स मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो मेन यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन था, आपको आना चाहिए। ये वही बात है, एक टॉफ़ी का प्राइस 5 रुपये, तो 2 का 2 × 5 हो जाएगा। तो ये 1 ग्राम बराबर इतना केजी होता है, तो 60 ग्राम बराबर 60 को मल्टीप्लाई कर लिया इससे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोला है द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम इज 13.6, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी आपसे पूछा है, तो देखो जब डेल्टा ई अपन निकालते हैं तो क्या होता है E2 - E1 होता है। तो हमको पता है एनर्जी का सिंपल अगर कोई भी एनर्जी निकालनी हो तो -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो हम वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे हमने कॉमन कर लिया 13.6। आयनाइजेशन एनर्जी का डायरेक्ट याद रख लो आप, N1 का स्क्वायर और यहाँ पे N2 का स्क्वायर, जो भी दो एक्साइटेड स्टेट के बारे में बात कर रहा है। तो 13.6 N1 हमेशा याद रख लेना कम होता है N2 से, तो ये 1 का स्क्वायर और ये से ग्राउंड स्टेट मतलब क्या हो जाएगा n बराबर 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 2। तो ये ग्राउंड स्टेट है, और नेक्स्ट इसके ग्राउंड स्टेट के जस्ट ऊपर क्या आएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 2, तो ये 2 लिख लिया है। तो ये अपने पास आ जाएगा डेल्टा E = 13.6 और यहाँ पे 3/4 सॉल्व कर लोगे, ये आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर एन इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। तो देखो एनर्जी जब भी निकालना हो n+l रूल करके निकालते हैं। अगर ये सेम आ जाए, इफ़ n+l सेम है तो आपको क्या करना है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n देखना है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में देखो, फर्स्ट ऑप्शन में n+l अपन देख वहाँ पे गिवन है 3 2, तो कितना हो जाएगा 3 + 2 = 5। सेकेंड ऑप्शन में n+l कितना है 4 + 3 7, और थर्ड ऑप्शन में n+l निकालना है तो 4 + 1 कितना आ जाएगा 5, और फोर्थ है n+l = कितना 5 + 0 = 5। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी कहाँ पे दिख रही है आपको, सेकंड में दिख रहा है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सेकंड मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज़ अलाउड। तो चलो पूरा चेक ही कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं, n बराबर अगर 3 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, l की वैल्यू जो होती है वो 0 to n-1 होती है। तो यहाँ पे 0 और 1 2, n की वैल्यू 3 है तो 0 1 2 हो जाएगा। तो l की वैल्यू 2 पॉसिबल है, यस l की वैल्यू 2 भी पॉसिबल है, करेक्ट है। और यहाँ पे ml की वैल्यू 1 पॉसिबल है क्या, हाँ है। और 0 ms की वैल्यू 0 पॉसिबल है क्या, यस ये 0 पॉसिबल है। चलो सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू आपको जो दे रखा है वो 0 है। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं l की वैल्यू कितना हो जाएगा 0 और 1 हो जाएगा, ठीक है। और m की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, m क्या होता है -Al2 + l होता है। तो अगर 0 के लिए निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर इफ़ l = 1 ले रहे हो तो कितना हो जाएगा -1 0 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बोला है आपको, फर्स्ट वाले में ये बोल रहा है ms, ये स्पिन बोल रहा है ना भाई। तो हमने क्या किया, ये देखो सेकंड वाला अलाउड है एक्चुअल में। सेकंड वाले में स्पिन हमेशा क्या होता है, स्पिन हमेशा या तो +½ होगा क्लॉकवाइज है,
और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ होगा। लेकिन इसमें स्पिन क्या दे दिया है, ms 0 दे दिया है। हाँ ml ये होता है ना, ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये l की वैल्यू है ना, ms तो आपके पास स्पिन +½ हो गया, -½ ऑप्शन फर्स्ट ही अपने पास क्या हो जाए, सॉरी ऑप्शन फर्स्ट से कौन सा अलाउड नहीं है, अलाउड बोला है ना, और यहाँ पे ms बराबर 1 अलाउड नहीं होगा, है ना, ms = 1 नॉट अलाउड, यहाँ पे ये अलाउड है सेकेंड, ठीक है। और अगर थर्ड में देखोगे, थर्ड ऑप्शन चेक कर लें यहाँ पे, तो यहाँ पे l = -3 ये पॉसिबल नहीं होता, l बराबर 3 होता है क्या, 0 से n - 1 होता है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन में देखोगे तो ml बराबर ना तो 1 अलाउड है और l बराबर क्या 0, ये अलाउड नहीं है, इसके लिए ml बराबर 1 के लिए 0, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सेकंड सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बोला था अकॉर्डिंग टू बोर थियरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो देखो जो एंगुलर मोमेंटम होता है एल होता है वो NH/2π होता है, ठीक है। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो एन की वैल्यू आपको दे रखा है 5, तो क्या हो जाएगा 5/2 और ये NH/π, तो ये 2 2 जा 5, ये H/π, तो ऑप्शन नंबर साफ साफ दिख रहा है फोर्थ। अच्छा ये इंटीजर होता है हमेशा, है ना, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 हो सकता है, डेसिमल नहीं हो सकता, तो ये भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है। चलो ये वाला देख लेते हैं। इसमें बोला है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल एज रीजन। तो असर्शन बोल रहा है कि एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो देखो फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी सेम होता है फॉर सेम सबशेल के लिए, सबशेल के लिए, ठीक है। जैसे देखो हमारे पास क्या है 1s है, वहाँ पे लिखते हैं 2s है और 2p है। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, तो सबशेल सेम है ना, दोनों केस में सबशेल सेम है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो इसको सेम ये एनर्जी इक्वल हो जाएगा। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए लगाना, अदरवाइज E = n+l रूल लगाना, और इसका तो कम ही होगा, n बराबर 1 है यहाँ पे, तो बाकी अब ऐसे ही लगाओगे। नेक्स्ट 3s सेम है अपने पास, 3p 3d, तो यहाँ पर भी n बराबर 3, तो ये सही लिखा गया है, मतलब ये करेक्ट है एनर्जी का ऑर्डर, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। और बोला एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम डिपेंड ऑन द एजीमुथल क्वांटम नंबर इन द लाइट ऑफ। तो देखो भाई जो एनर्जी और किस पे डिपेंड करता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए मैं बता देता हूँ, वो भी मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी होता है वो केवल L पे नहीं n+l पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से असर्शन सही है और रीजन फॉल्स है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम, ठीक है। रेडियस का सवाल आते ही आपको तुरंत फॉर्मूला लिख लेना है, R = 0.529 × 9 लिखो चाहे ना लिखो, बात सही है, एंगस्ट्रॉम में होता है, यूनिट को जरूर याद रख लेना। अब लिथियम के लिए हम लिखते हैं ना, लिथियम के लिए तो यहाँ पे R क्या हो जाएगा, R1 मान लेते हैं, 0.529, और वहाँ पे फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए पूछा है, ठीक है, फर्स्ट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 होता है, ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा। और हमारे पास क्या पूछा है, ये फर्स्ट के लिए पूछा है, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं हाइड्रोजन के लिए, इधर लिखते हैं लिथियम द रेडियस रेशियो ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन विल बी, लिथियम का ही पूछा है फर्स्ट और थर्ड ऑर्बिट के लिए, तो n बराबर जब थर्ड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R3 और 0. लिथियम ही है, बस n की वैल्यू चेंज कर दिया, तो यहाँ पे अपने पास 3 का स्क्वायर, एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा ये, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2 और ये हो जाएगा इक्वेशन 1। तो हम कर लेते हैं R1 और R3 रेशियो पूछा था, तो कर लो R1 0.529 और ये क्या हो जाएगा 1/3,
3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.529, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 3, तो ये कट्टम कुट्टम और ये भी कट्टम कुट्टम हो गया। तो R1 R3 बराबर क्या आ गया 1/3 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1/9 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो इसमें बोला है आइसोटोन क्या होते हैं। देखो, अगर आइसोटोन कभी बोलता है तो जहाँ पे सेम न्यूट्रॉन हो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको बोलते हैं आइसोटोन। ठीक है। और आइसोबार क्या होते हैं, आइसोबार जो होते हैं वो होते हैं भाई जहाँ पे सेम मास नंबर हो, सेम एटॉमिक वेट हो। ठीक है, ऐसे एलिमेंट। आइसोटोप होते हैं जहाँ पे सेम एटॉमिक नंबर हो, आइसोटोप मतलब सेम जेड हो, एटॉमिक नंबर हो। और आइसोडायफर्स होते हैं, आइसोडायफर जो होते हैं भाई वो होते हैं सेम डिफरेंस इन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस सेम होना चाहिए, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम मैच करा लेते हैं, देखते हैं। तो जो मुझे साफ साफ दिख रहा है, चलो देख लेते हैं। कार्बन 14 और यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 15 और यहाँ पे 6 है। तो देखो A इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रल स्पीसीज के लिए लगाओगे तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं। अच्छा, कोई भी एलिमेंट जब लिखते हैं ना तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है और यहाँ पे एटॉमिक वेट ऊपर होता है A, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है। और एक चीज़ याद रख लेना, E इक्वल टू P इक्वल टू Z होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये एटॉमिक वेट बराबर ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो निकालते हैं। इस केस में जब निकालोगे न्यूट्रॉन निकालो तो क्या हो जाएगा 14 - 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे निकालोगे तो क्या हो जाएगा 15 - 7 बराबर क्या हो जाएगा 8। तो न्यूट्रॉन तो सेम ही आ रहा है, मतलब ए का अपने पास ये क्लियर समझ, आइसोटोन किस में हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे। बाकी आप मैच करा लो। ए का यस एक ही ऑप्शन दिख रहा है इसमें, बाकी आप चाहे तो सॉल्व करके चेक कर सकते हो। बी का पी हो जाएगा, ठीक है, सी का क्यू हो जाएगा, बाकी एक बच गया, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको निकाल सकते हो। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो वेलोसिटी, वी चूज द करेक्ट रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स थ्योरी। तो देखो वेलोसिटी तो अभी आपने लिखा था 2.18 इंटू 10⁶ लिखा था, ये मैं भूल गया। वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं, कभी कभी होता है दिमाग क्लिक करना बंद कर देता है। तो वेलोसिटी ये 10⁶ Z/n, हाँ Z/n लिखा था, 10⁶ और Z/n, तो सही है, वेलोसिटी इन्वर्सली है 1/n के, करेक्ट है। और फ्रेक्वेंसी, और अब मैं लिख ही रहा हूँ तो एक चीज़ मैं और लिख दूँ, जो वेलोसिटी का एग्जैक्ट फार्मूला आता है ना वो क्या होता है NH, वो डेरिवेशन हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में करा है 2πm, और यहाँ पे R भी होता है रेडियस। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमने क्लियर कर दिया, ये भी आप याद रखो, कभी कभी पूछता रहता है। सेकेंड आपको है फ्रेक्वेंसी। तो देखो जो फ्रेक्वेंसी होता है, इसको फ्रेक्वेंसी लिखते हैं, ये क्या होता है टाइम पीरियड का रिवर्स होता है 1/टाइम पीरियड। तो ये भी थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर लूँ इसके साथ, तो डायरेक्ट आप याद रख लो ये 1/टाइम पीरियड। और जो टाइम पीरियड आप निकालते हो, इसको मैं टी लिखता हूँ टाइम पीरियड को, वो सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट होता है, सरकमफेरेंस डिवाइड बाई ऑर्बिट का वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाकी ये फिजिक्स की चीज़ है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी अगर निकालेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v/2πr हो जाएगा। और अपन एक चीज़ और जानते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो वेलोसिटी ऊपर अभी अपन निकाला है Z/n, और रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है n²/z। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे सारी v और r की वैल्यू, तो जो फ्रिक्वेंसी निकल के आएगा वो आएगा Z² डिवाइड बाई n³।
तो ये भी बात करेक्ट है, फ्रिक्वेंसी क्यूब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बाकी का रह गया तो हाँ उसको भी सॉल्व कर ही देते हैं। तो नेक्स्ट है रेडियस। तो रेडियस आपको मैं बता दूं, अभी आपने देखा A0 0.52 कांस्टेंट है ना, तो वो लिख दो, एंगस्ट्रॉम में हमने लिख दिया इसको, ठीक है। तो रेडियस क्या गिवन है, एन स्क्वायर जेड आपको गिवन है। तो एन स्क्वायर तो जेड नहीं होता भाई, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड होता है। तो ये वाला भाई इनकरेक्ट है। और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला भी देख लेते हैं उसको भी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको बताऊँ ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट को हमने के लिख दिया, और न्यूक्लियस के लिए ZE, और ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, और यहाँ पे आर स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास आर स्क्वायर और ये KZE का स्क्वायर। तो मैं ओवरऑल लिख देता हूँ इसको पूरा, कोई मतलब नहीं है। फोर्स जो हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो अपने पास हो जाएगा 1/r⁴। तो ऑप्शन नंबर ये भी करेक्ट है। ये कौन सा आपके पास इनकरेक्ट है, ये डी वाला, ठीक है। तो बाकी अपने पास 3 ऑप्शन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, JEE का क्वेश्चन पूछा गया। तो इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है, पर मैं देख लेता हूँ आपको कौन सा सिखाता हूँ। तो देखो, इफ़ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आप पहले रेडियस का तो फॉर्मूला ही लिख लो, A0, चाहे कांस्टेंट लिख लो Z। और फर्स्ट ऑर्बिट अगर बोला है, फर्स्ट ऑर्बिट अगर बोला है तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे r इक्वल टू और z इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो r इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, A0 और n की वैल्यू 1 का स्क्वायर और ये 1, ठीक है। और अपने पास r बराबर क्या होता है, अगर ये पहला इक्वेशन आ गया। अगर हमारे पास थर्ड ऑर्बिट के लिए बात करें, n इक्वल टू थर्ड, यहाँ पे n इक्वल टू फर्स्ट के लिए निकाला, तो क्या हो जाएगा A0 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1, ठीक है, ये हो गया। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 2πr इक्वल टू होता है n लैम्डा। भाई याद रख लो, इसको बहुत बार यूज होता है, क्योंकि डिराइव आपको वहाँ नहीं करना है। तो 2πr, r की वैल्यू आपने अभी निकाल ली। तो बोला है थर्ड वाले के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको निकालना है। तो यहाँ पे a की वैल्यू आपने पुट कर दिया है 9A0, है ना, मतलब r की वैल्यू और ये थर्ड ऑर्बिट के लिए, ये वेवलेंथ थर्ड ऑर्बिट के लिए, इसलिए हमने ये वाला पुट किया, ठीक है। तो ये आप यहाँ से निकालोगे और इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो ये कट्टम कुटम 3 1 जा 3 3 3 जा 9, और यहाँ पे आपको लैम्डा पूछा था तो 6πA0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे निकालोगे। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था थर्ड के लिए, आप इसको याद रख लो। इसका कोई मतलब नहीं था, ये थर्ड के लिए आप वो बस गिवन था कि फर्स्ट के लिए इतना है, थर्ड के लिए आपको वेवलेंथ बतानी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बोला है रेडिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसी म्यू आर इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मेटल, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला आपको बता ही दिया है। काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होता है वो क्या होता है, H/μ - फाई लिखो या वर्क फंक्शन लिखो, और वर्क फंक्शन बात एक ही है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी E दे रखा है, H/μ - फाई, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 बोला है हमें बताओ, यहाँ पे देखो व्हेन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज डबल, फ्रिक्वेंसी को डबल कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको 2h इंटू इंसिडेंट को डबल कर दिया है। तो बताओ भाई उस टाइम हमारे पास जो नई एनर्जी आएगी वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। तो एक काम कर लेते हैं, इक्वेशन 2 हो, हमने क्या किया माइनस कर लिया। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो प्लस दिख रहा है वो माइनस दिख रहा है वो प्लस। तो ये पूरा कट्टम कुट्टम हो गया, क्या आ जाएगा E-E', और यहाँ पे हम H इंटू माइनस करेंगे, 2 ज़्यादा बड़ा वैल्यू है तो H/μ आ जाएगा, और यहाँ पे E' बराबर क्या आ जाएगा E + H/μ आ गया। तो ये नई एनर्जी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है, C। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक बेहतरीन क्वेश्चन का एग्जाम्पल है। तो देखो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2π होता है, NH/2π, और n की वैल्यू हमेशा 1 2 3 4 सो ऑन इंटीजर।
ठीक है, इंटीजर होगा। तो चलो पहले ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपको 1.5 दे रखा है, मतलब एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इक्वल टू एल, मतलब एम वी आर बोलते हैं। तो 1.5 एच अपॉन पाई है। तो हम इसको इंटीजर टाइप में लिखने की कोशिश करते हैं। 15/10, 10 को हम एक काम कर लेते हैं 2 × 5 लिख लेते हैं, एच अपॉन पाई। तो ये वाला देखो, सॉरी, तो ये इसको एच अपॉन 2 पाई हम इसको ऐसे करते हैं फॉर्मूले में बैठाने के लिए अच्छे से। तो ये तो हमारे पास कांस्टेंट होता है, देखो फॉर्मूले में ये एन की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 × 5, 5 3 है, ये हो गया। तो एन की वैल्यू 3 पॉसिबल है, यस, यहाँ पे आप देख सकते हो पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट देखते हैं, नॉट परमिसिबल पूछा है, 0.5 है एच अपॉन पाई। तो हम इसको लिख सकते हैं 5/10, और 10 को हम तुरंत ही लिख लेते हैं 5 × 2 h/पाई। तो ये h इसको कॉमन करो, ये कट्टम हो गया, तो n बराबर 1। यस पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। सी वाला देखते हैं, 1/5 h/पाई। तो इसको लिखेंगे 1/5/10। 10 क्यों लिखना, 100 क्यों लिखना, 50 × 2 लिख दो, ठीक है, क्योंकि अपन को फॉर्मेट में लिखना है। तो h/2 पाई, तो ये अपने पास डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये अपने पास 2.5 आ रहा है सॉल्व करने पे, जो कि पॉसिबल नहीं है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी ही हो जाए। तो 2.5 h/पाई ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेहतरीन क्वेश्चन, इफ द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज बोला है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, तो आज ही सीख लो फर्स्ट और सेकंड क्या होता है। देखो फर्स्ट लाइन बोलता है, फर्स्ट लाइन या अल्फा लाइन पूछता है, फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन। तो पास्चन ब्रैकेट तो मैंने आपको सिखा दिया ऊपर क्या होता है। तो फर्स्ट लाइन पास्चन कहाँ से स्टार्ट होता है, मैं इधर एक बार लिखना चाहूँगा, 1 2 3 4 5। तो लाइमन बाल्मर पास्चन, तो 1 2 3, पास्चन 3 से स्टार्ट होता है। और फर्स्ट लाइन क्या होगा, यही फर्स्ट लाइन होगा। यही क्या होता है, फर्स्ट लाइन या अल्फा लाइन बोल लो, ठीक है। फर्स्ट लाइन को अल्फा लाइन बोलते हैं। तो कहाँ से फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज कहाँ से कहाँ हो रहा है, 4 से 3 में आ रहा है। ये 4 ही है, तो 4 से 3 में आ रहा है। तो रेडबर्ग फार्मूला लगाओगे, और हमेशा याद रख लो एन इनिशियल क्या है, 4th है, और एन फाइनल क्या है, 3 है, ठीक है। ये याद रख लेना। 1/λ बराबर होता है r/z², 1/n फाइनल लिख लो, -1/n इनिशियल लिख लो। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। 1/ गिवन है वैल्यू, देखो फर्स्ट के लिए 720 वेवलेंथ गिवन है, r और इंटू 1 का स्क्वायर, और वहाँ पे n फाइनल क्या है, 3 का स्क्वायर, आ कहाँ से रहा है, 4 से, 4 का स्क्वायर। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो ये अपने पास आ गया r 1/λ, 1/720 इक्वल टू आ गया r 7 9 × 16। एलसीएम ले लो, बहुत आसान है, ये हो गया। अब उसके बाद बोला है सेकेंड लाइन, उसको कलर चेंज कर लेते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, सेकेंड, इसको इधर ऐसे बना देते, सेकेंड लाइन ऑफ पास्चन, ठीक है। तो सेकेंड लाइन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ये क्या है, सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन कहाँ से आ रहा है, 5 से, तो 5 से 3 में। तो बस सिमिलरली हम फिर से लगाएंगे 1/λ r, और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो एक ही लिखो, 1/9, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। थोड़ा अपन ने शॉर्टकट कर लिया, तो 1/λ, तो पता नहीं था, 16 25 × 9 इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2, 1 को डिवाइड कर दो 2 से, तो लैम्डा जो निकल के आ रहा है वो 492 नैनोमीटर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। ये भी जेई का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये सारे। तो आओ इसको देख लेते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होता है, आपको पता ही है, h × म्यू माइनस h × म्यू
नॉट। वर्क फंक्शन लिख लो, 3 स्टार्टिंग में याद है आपको लिखा था। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो मास, वेलोसिटी, लैम्डा सब गिवन है, तो इसको हम ब्रेक करके लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और मोमेंटम के टर्म में लिखोगे तो पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। तो एच इंटू म्यू, म्यू को क्या लिखते हैं सी बाई लैम्डा, और यहाँ पे एच सी बाई लैम्डा नॉट, क्योंकि वो बोला इफ लैम्डा इज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, तो इसलिए हमने लैम्डा यूज कर, लैम्डा नॉट यूज करें ना। तो हमको रिलेशन बताना है बस ये। तो आप देखो सवाल को पढ़ लो आप, हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे हमने क्या किया एच सी कॉमन किया, तो ये क्या हो जाएगा 1/λ नॉट, तो हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे फिर एलसीएम ले लेंगे, तो लैम्डा, लैम्डा नॉट, और ये क्या हो जाएगा लैम्डा नॉट, और ये लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से v इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2hc/m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्डा नॉट, लैम्डा, और यहाँ पे लैम्डा नॉट, और ये अपने पास क्या हो जाएगा 2hc/m लैम्डा, लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट, और ये क्या हो जाएगा हाफ। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आप मैच करा के देख लो। ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये रहा सवाल, इसमें बोला है अ फोटोन ऑफ 400 नैनोमीटर, मतलब एक मान लो फोटोन है यहाँ पे 400 क्या है इसका वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, एब्जॉर्ब बाई अ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहा है बाई अ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, इधर गैस के मॉलिक्यूल हैं ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एंड री इमिट 2 फोटोन, 2 फोटोन रीमिट कर रहे हैं P1 और P2। P1 का वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर बोल रहा है, एंड वन हैज़ 500 एंड वेवलेंथ पूछ रहा है लैम्डा 2 दूसरे का। सिंपल सवाल है। तो देखो एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है, E बराबर होता है एच इंटू सी बाई लैम्डा, क्लियर है ना। तो यहाँ से लैम्डा एनर्जी का क्या रिलेशन है 1/λ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/λ इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा 1 प्लस 1/λ2 हो जाएगा 1/400, और ये 1/500 प्लस 1/λ2, तो इसको 1/λ2 को सॉल्व कर लो, ये 500 एलसीएम ले लेंगे, वहाँ 5 चौक 20, तो एलसीएम अपने पास 20,000 हो जाएगा, ठीक है 20,000, तो ये हो जाएगा, तो लैम्डा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000 नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहे होंगे। देखो नेक्स्ट बोला अ रेडियो स्टेशन इमिट्स रेडिएशन ऑफ 400 किलो हर्ट्ज द मीटर बैंड ऑफ द स्टेशन, ठीक है, मतलब मीटर बैंड इन द सेंस लैम्डा ही बात कर रहा है। तो देखो एनर्जी क्या होता है ई बराबर होता है एच इंटू म्यू होता है, और देखो म्यू क्या होता है म्यू होता है जो वो सी बाई लैम्डा होता है। तो ये अपने पास एनर्जी आपको गिवन है 400 किलो हर्ट्ज, तो उसको हर्ट्ज में चेंज करेंगे 4 इंटू 10⁻3, और यहाँ पे आपको एच इंटू म्यू, तो एक काम कर लेते हैं ना, ये वाला फार्मूला में यूज करना है अपन, ये तो हमने निकाल लिया यहाँ से, ये इसको इधर रखो, हम ये वाला यूज कर रहे हैं। सी क्या हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि लैम्डा ही पूछा है तो ये तो आ गया, तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा 750 मीटर। तो सिंपल है ये सवाल। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपन को ये पूछा है वेवलेंथ ऑफ अ फोटॉन हैविंग एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो इसको देखते हैं। कैलकुलेटिव बन नहीं रहा है, प्रोनाउंसिएशन होता है कभी कभी, तो ये होता है शॉर्टकट यूज करना है, तो 1400 डिवाइड बाई लैम्डा, अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में ले रहे हो तो आपके पास ये आ जाएगा, और नैनोमीटर में ले रहे हो तो 1 0 कम कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे E इक्वल टू 1240, अगर नैनोमीटर में लैम्डा ले रहे हो तो ये एंगस्ट्रॉम में ले रहे हो तो ऊपर वाला। तो देखो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है ये भी लिख लो, ये क्वेश्चन देने का मतलब था यूनिट सिखाना, इतना होता है, ठीक है, इतना एंगस्ट्रॉम होता है। तो अब देखो आपको बोला है कि वेवलेंथ ऑफ फोटॉन हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वुड बी, मतलब वेवलेंथ ऑफ फोटॉन हैविंग एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक काम कर लेते हैं कि अपन को एनर्जी आपको दे रखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 124
वेवलेंथ और एनर्जी लिख दिया 1, ये एंगस्ट्रॉम और ये वेवलेंथ, ठीक है। तो अब देखो हम इसको मीटर में चेंज करना है, तो एक काम कर लेते हैं 12400 एंगस्ट्रॉम को 10⁻10 मीटर लिख देते हैं, बात ख़त्म। लैम्डा बराबर आ जाएगा 124 इंटू, क्योंकि मीटर में पूछा है, ये हो जाएगा इतना मीटर। तो अच्छा क्वेश्चन था। 124 10⁻, कहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, बोला है द वेव नंबर। तो देखो वेव नंबर क्या होता है मैं आपको बता, जो वेव नंबर होता है वो ये होता है 1/λ। वेवलेंथ का रिवर्स होता है वेव नंबर, इसको बोलते हैं वेव नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब आओ सॉल्व कर लेते हैं इस सवाल को। देखो आपको पता है कि फर्स्ट बोला है फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। देखो सवाल पढ़ो, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, बाल्मर। तो फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर क्या हो जाएगा, 3 से 2 स्टार्ट ही होता है 2 से, और फर्स्ट लाइन जस्ट एक ऊपर कर ले लो तो 3 हो जाएगा। तो 1/λ, और यहाँ भी क्या हो जाएगा r z², z तो 1 ही रख लेते हैं, ठीक है। पता है ना ये फॉर्मूला 1/n फाइनल स्क्वायर 1/n इनिशियल का स्क्वायर। तो 1/λ और r ये z एक का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/n फाइनल 2 स्क्वायर हो जाएगा इनिशियल 3 का, ठीक है। तो इसको बस सॉल्व करना है, और यहाँ से अपने पास 5r नहीं 1/λ बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा r 5/16, ठीक है। लेकिन यही 1/λ क्या होता है, वेव नंबर होता है, तो ये अपन हम बोल लेंगे 5r/36। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ए करेक्ट हो गया। तो ये चीज़ें याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है ये, इसमें क्या बोला था कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट emitted for the transition n4 to n2 of the helium is equal to the transition in hydrogen atom correspond to which of the following। ठीक है सर, बोल रहा है कि अगर मान लो इमिशन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये किसको करेस्पॉन्ड करेगा, मतलब सेम एनर्जी, मतलब सेम वैल्यू किसके लिए आएगा, यहाँ पे दूसरी वैल्यू कौन सा इसको सेटिस्फाइड करेगा, ऐसा बोल रहा है। तो n1 की वैल्यू आपको गिवन है 4 इनिशियल, मतलब n फाइनल की वैल्यू 2 गिवन है, और हीलियम गिवन है, तो हीलियम के लिए जो z की वैल्यू है वो कितना है, 2 है, बात ख़त्म। 1/λ इक्वल टू क्या हो जाएगा r/z², 1/n फाइनल का स्क्वायर 1/n इनिशियल का स्क्वायर। तो वेव नंबर लिख लो इसको चाहे तो, और r इंटू z की वैल्यू हीलियम है तो 2 लिखोगे, 2 का स्क्वायर, और 1 फाइनल 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा r, और यहाँ पे ये हमने हीलियम के लिए निकाला, अभी हमने हीलियम के लिए, अब हम यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए r एक का स्क्वायर, और यहाँ पे 1/n फाइनल माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर कर दो, कंपेयर कर दो ना, तभी तो एन फाइनल इनिशियल निकलेगा। तो जैसे ही कंपेयर करोगे तो यहाँ पे एन फाइनल आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और एन इनिशियल जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, कम पे 4 नहीं आएगा ना, यहाँ पे 2 भी गिवन है, ये 2, तो यहाँ पे काम कर लेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे तो 1 आएगा ना, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो n बराबर 2, और यहाँ पे हम इनिशियल फाइनल नहीं पूरा लिख देते हैं, तो n बराबर 2 n इक्वल टू 1 आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है। ये 2 कॉमन कर, इसको हटाना तो पड़ेगा ना, निपटाना, तभी तो कंपेयर करोगे, ऐसे कैसे। तो ये कॉमन, यहाँ से हमने 2 स्क्वायर कॉमन किया 1, और उसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल, ये 1/1, और यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आता है n फाइनल 1 आ जाएगा, n इनिशियल ये आ जाएगा 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कंपेयर कर लोगे ना भाई, ये कंपेयर कर लेना, ठीक है। चलो ऑप्शन टिक करते ए का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ये वाला,
देखो भाई, लाइमन जो होता है, लाइमन सीरीज वो करेस्पॉन्ड करता है यूवी रीजन को, यूवी रीजन। बाल्मर जो होता है वो किसको करेस्पॉन्ड करता है, विजिबल। पाश्चन जो होता है वो करता है आईआर। और यहाँ पे पी फंड जो होता है वो करता है आईआर को। तो बस ऑप्शन आप मैच करा लो कौन सा मैचिंग है। तो लाइमन हो जाएगा, यूवी रीजन दिख रहा है, लाइमन यूवी रीजन। और बाल्मर विजिबल, विजिबल दिख रहा है, बाल्मर को विजिबल करो। तो ए का सेकंड और बी का फोर्थ, ए का सेकंड बी का फोर्थ, ऑप्शन सी दिख रहा है। ठीक है, तो लिख दिया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो देखो, वेवलेंथ जो होता है, टू पार्टिकल एक्स एंड वाई आर इन मोशन, इफ द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल एक्स इज इतना, देन द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द वाई। तो मतलब वेवलेंथ और मोमेंटम का जो रिलेशन है सबसे पहले ये होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, वेवलेंथ और मोमेंटम का रिलेशन। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टिकल वाई ऑफ इट्स मोमेंटम इज, मतलब कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ पार्टिकल वाई इफ़ इट्स मोमेंटम इज़ हाफ। मतलब हमारे पास जो वाई है उसका मोमेंटम क्या है, पहले वाले का हाफ है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो इससे हम एक कंक्लूजन कर सकते हैं कि लैम्डा एक्स, मतलब एक्स वाई नाम है, इन्वर्स है, तो हम पी वाई ऊपर कर लेंगे, पी एक्स नीचे कर लेंगे। तो आप सॉल्व कर लो। और पी वाई की वैल्यू आपको दे रखा है पी एक्स बाई 2 डिवाइड बाई पी एक्स। तो लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई की वैल्यू कितना आ गया, हाफ आ गया। तो यहाँ पे लैम्डा वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू लैम्डा एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास सॉल्व हो जाएगा लैम्डा वाई इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -8, और ये हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -8। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रेडियस का तो पहले ही रिलेशन बता दिया है, एन स्क्वायर बाई जेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम इज एक्स, द एक्सपेक्टेड रेडियस ऑफ, मतलब लिथियम और बेरिलियम है। तो एक काम कर लेते हैं, देखो आर हम यहाँ पे लिख लेते हैं लिथियम 2+ के लिए, है ना, और यहाँ पे बेरिलियम के लिए बेरिलियम 3+, फार्मूला निकल के आ जाएगा ना। और एन डायरेक्टली है तो हम लिथियम को ऊपर ही एन लिख देंगे, स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे एन बेरिलियम के लिए 3+, लिखो या मत लिखो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, एन जो डायरेक्टली में है उसको सीधे सीधे लिखेंगे। और हाँ, रेडियस देखो इन्वर्स है ना बेरिलियम, तो उसको जब लिखोगे तो ऊपर, तो बेरिलियम का पहले लिख लो 3+, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लिथियम का Li 2+, यहाँ भी 2+ ही है। तो बस वैल्यू पुट कर दो। लिथियम के लिए आपको रेडियस गिवन है x, आपको पूछा किसके है, बेरिलियम 3+ के लिए पूछा है। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, तो सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम का पूछा है तो 2 का स्क्वायर ना, लिखो यहाँ पे सवाल पे सेकेंड ऑर्बिट, 2 द एक्सपेक्टेड रेडियस थर्ड ऑर्बिट के लिए पूछा है बेरिलियम के, 3 का स्क्वायर। और रेडियस हम क्यों लिख रहे हैं, हम जेड होगा ना भाई, दिमाग कभी कभी नहीं कहता, ये जेड है ना, तो हमने यहाँ पे जेड लिखना चाहिए था, लिख देते हैं। तो ये जेड ऑफ बेरिलियम, जेड ऑफ लिथियम। तो बेरिलियम कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 और लिथियम का 3 हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, तो ये अपने पास रेडियस हो जाएगा x और 27, और वहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, और ये इधर जाएगा आर बेरियम 3+। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 27, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। देखो ये सब तो लिखना आता है ना आपको, फार्मूला जब अभी सिखा देता हूँ, देख लो अगर कुछ प्रॉब्लम है। मान लो अगर रेडियस देखो डायरेक्टली n² है तो ऐसे लिखते हैं इसको, r1 कुछ भी r1 r2 आप नाम दे दो। देखो जो नीचे होता है उसको z2/z1 नंबरिंग रिवर्स कर दिया करो, और जो डायरेक्टली हो n सीधे लिखा है तो उसको सीधे n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर, जैसे 2 एलिमेंट गिवन तो ठीक है लिखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वर्क फंक्शन का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
तो वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन आपको बोला है, मतलब सबका वर्क फंक्शन डिसाइड है, मतलब ऐसे समझो ये सारे इंसान हैं और ये ऐसे इंसान हैं कि इसको 2.4 रोटी दोगे तो चलेगा, 2.3 दोगे तो ही चलेगा, ये सबकी कैपेसिटी है। मतलब इतना खाएंगे ना, लिथियम इतना खाएगा, सोडियम इतना खाएगा, तब जाके चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे समझो कैपेसिटी है उनकी चलने की, इतना मिलेगा तब। तो देखो अब हमें जो गिवन है, इन्हें रोटी जो दी जा रही है वो इतना दी जा रहा है 400 नैनोमीटर का, और इनकी कैपेसिटी है इतना। अगर ये इतना खाएंगे सब तो ही चलेंगे। तो चलो देख लेते हैं दी कितनी जा रही है एनर्जी के टर्म में। तो एनर्जी क्या होता है 1240 लैम्डा। अगर नैनोमीटर में लेते हो तो आप एक ही ज़ीरो लगाना वहाँ पे ऊपर, ठीक है। तो लैम्डा आपको दे रखा है, इसलिए हमने एनर्जी निकाला कितना 400 नैनोमीटर, इसलिए हमने वो फॉर्मूला लगाया। तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है, इंसिडेंट एनर्जी है, मतलब एक मेटल है, उन मेटल का वर्क फंक्शन आपको दे रखा है। वर्क फंक्शन पूरा टेबल में गिवन है, और यहाँ पे जो एनर्जी दी जा रही है वो कितना है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलो देखते हैं कौन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होने के लिए इंसिडेंट की एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए वर्क फंक्शन से, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और अगर मान लो इंसिडेंट एनर्जी इक्वल हो गया वर्क फंक्शन या एनर्जी के, तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा वो तो बचेगा नहीं, वो ज़ीरो हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा। और अगर ई आई लेस देन हो गया, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो 3.1 है, चलो देख लेते हैं किसकी किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो 3.1 से इसका ज़्यादा है और इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। टोटल 3 है जहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, 3 है, आंसर 3 हो जाएगा, बात ख़त्म। यही बोला द नंबर ऑफ मेटल विच विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो 3 है, ये वाले, इनकी तो एनर्जी ही कम है, लेस देन 3.1 है ना। 3.1 से किसका ज़्यादा है भाई, 3.7, 4.8, 4.3 मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर, यही शो करेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। तो म्यू जो सॉरी क्या बोला है, कैलकुलेट म्यू बार। तो म्यू बार क्या होता है 1/लैम्डा होता है, और म्यू इक्वल टू क्या होता है c/लैम्डा होता है। तो म्यू बार अगर पूछा है तो यहाँ पे 1/लैम्डा मतलब 58 इतना एंगस्ट्रॉम है, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो बाकी यूनिट कन्वर्ट मैं नहीं कर रहा है, वो आप कन्वर्ट कर लेना। और यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे फ्रिक्वेंसी तो क्या हो जाएगा 3 × 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड, और एंगस्ट्रॉम है 5800 × 10⁻⁻10 मीटर। तो ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप सॉल्व करो, और अगर एग्जैक्ट आंसर आपको मैच कराना है तो आप सॉल्व करके कमेंट करो। तो सेंटीमीटर में अब लिखते हैं हम डायरेक्ट, तो 172,414 सेंटीमीटर इनवर्स आएगा। और यहाँ पे म्यू अगर आप लिख लोगे तो यहाँ पे अपने पास ये 3 इंटू और ये 5.1 इंटू, हम सेकंड निकाल रहे हैं, 4 सेकंड आ जाएगा। बाकी आप कैलकुलेट करके बताओ निकाल पाए थे कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट, तो बोला है कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ, तो एनर्जी पूछा है इसमें जूल में पूछा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यूनिट के कन्वर्जन के लिए सारे क्वेश्चन लिए थे। तो ई बराबर h/म्यू होता है। वैसे फोटोन आ जाता है, वो एक फोटोन के एलिमेंट्री फोटोन के लिए है, तो n नंबर ऑफ फोटोन है तो h/म्यू। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे E इक्वल टू n h म्यू बराबर c/लैम्डा। तो आप इसको वैल्यू पुट कर लो, n 6.6 इंटू 10⁻34, ये जूल सेकेंड होता है, और ये 3 × 10⁻, फोटोन एक ही है, ठीक है। और यहाँ पे लैम्डा आपको गिवन है 5862 × 10⁻16 मीटर, ठीक। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ से अपने पास एनर्जी निकल के आ जाएगी 3.37 × 10⁻10 जूल। अब जूल को अगर आप डिवाइड कर देते हो 1.6 से तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाता है। मतलब अगर जूल को आप डिवाइड कर देते हो 1.6 × 10⁻19 से तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन है। तो यहाँ पे 3.37, ये जो 10⁻10 जूल आया है वो आप
याद रखना, ठीक है, कैसे आया है। तो जूल की एक यूनिट आप और याद रख लो, ये वाली, वो तो अपने पास जूल आ ही गई, ये आप याद कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो बोला इफ़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इन हाइड्रोजन एटम इतना। देखो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो अब याद ही रख लो, ये सारे क्वेश्चन देने के पीछे का एक मकसद है ना, मतलब कुछ ना कुछ आपको सिखा रही हैं बातें, तो याद रख लो। तो पोटेंशियल एनर्जी दे गिवन है और -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको कितना आ गया, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर तो आ गया। सेकंड, अगर मान लो टोटल एनर्जी आपसे पूछता है तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, रिवर्स होता है, ये सारे फॉर्मूले हैं। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास जितना है उसको नेगेटिव लगा लो, ये आ जाएगा। थर्ड, एनर्जी निकालना है तो कितना होता है एनर्जी का फॉर्मूला, -13.6 Z²/n²। तो क्या हो जाएगा, -13.6 एक का स्क्वायर और यहाँ पे n का स्क्वायर। तो n का स्क्वायर आपको दे रखा है 6, ठीक है। आप कहोगे कहाँ से आएगा, तो दिखा देते हैं। देखो r बराबर क्या होता है, r बराबर 0.529 इंटू n² डिवाइड बाई z एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा 2.16, ठीक है, एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो ये अपने पास आ, तो यहाँ पे आप निकालो, इसी की वैल्यू निकालो, n² = 6 आ जाएगा, सीधी बात, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो मैंने सारे ही आपको समझा दिए, बता दिए। आई होप आप ये सारे फॉर्मूले याद, ये नहीं, ये वाले कहाँ गए, हाँ पहला और ये वाले, ठीक है, याद रखना। और ये भी फार्मूला है एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक ट्रांजिशन इतना। तो ये तो सरल क्वेश्चन होगा, वेवलेंथ आपसे पूछता है तो RZ²। अब तो इतना आदत आपको पड़ जाना चाहिए, तुरंत ही याद हो जाना चाहिए फॉर्मूला, एन इनिशियल का स्क्वायर, और हमेशा एन इनिशियल ग्रेटर होता है एन फाइनल से। तो 1/λ, और यहाँ पे R हाइड्रोजन के लिए तो 1 का स्क्वायर, और ये अपने पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 1/λ, और ये क्या हो जाएगा 3R डिवाइड बाई 4। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 4/3, और यहाँ पर हो जाएगा R। तो ये अपने पास इतना आ जाएगा, और 1/R की वैल्यू होती है 911 एंगस्ट्रॉम, ये आप याद रखो, ठीक है। तो आंसर लैम्डा बराबर ये आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। तो देखो भाई याद रखो, इसको भी चेंज करते हैं कलर, नहीं ये कलर नहीं यूज करेंगे अपन, करते हैं ये वाला करते हैं। बोला इफ इलेक्ट्रॉन में एक ट्रांजिशन फ्रॉम 7th एक्साइटेड स्टेट से ट्रांजिशन कर रहा है, ठीक। तो मतलब ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, 7th एक्साइटेड स्टेट। 7th एक्साइटेड स्टेट मतलब हो गया 8। जब भी एक्साइटेड स्टेट पूछता है तो एक बढ़ा के लिखो। 7 से कहाँ पे आ रहा है, सेकेंड पे आ रहा है, ठीक है। तो 7 से आ रहा है, किस पे आ रहा है, सेकेंड स्टेट पे आ रहा है। सेकेंड एक्साइटेड मतलब एक बढ़ा के तो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर, और कोई स्पेसिफाइड नहीं किया, लाइमन है, बाल्मर है, पाशन है। तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का लिख देता हूँ। अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो n2 - n1, और n2 - n1 + 1 डिवाइड बाई 2। अगर स्पेसिफाइड है तो वहाँ पे n2 - n1, बस कहाँ से कहाँ पे आ रहा है वो कर लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n2 आपके पास 8 - 2, और उसके बाद 8 - 2 + 1, और ये अपने पास 2 हो जाएगा। तो ये अपने पास आ जाएगा 21, ठीक है। और ये नोट करके लिख लेना, नोट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन स्पेसिफिक सीरीज, स्पेसिफिक है ना सीरीज। तो वहाँ पे n2 - n1 होता है, स्पेसिफिक लाइन बोलता है, नाम लिखा लीमन बाल्मर, तो ये लगाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बोला है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, n + l, और अगर n + l सेम हो जाए तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे n + a वाले में क्या है, n + l निकाल लो, a वाले में कितना आएगा 5 आ जाएगा, b वाले में 4 1 5 आ जाएगा, और c वाले में 6 0 6 आ जाएगा, और d वाले में
4 + 2 6 आ जाएगा। तो क्या पूछा है, डिक्रीजिंग पूछा है कि इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग पूछा है। तो ये दोनों का सबसे ज़्यादा और इनमें भी सी वाले का सबसे ज़्यादा, सी, क्योंकि एन, ये अगर एन प्लस एल सेम हो जाए तो एन की वैल्यू देखो, एन की वैल्यू कहाँ पे, ये वैल्यू ज़्यादा दिख रही है। तो सी, उसके बाद एक ही ऑप्शन दिख रहा है सी डी ए बी, बाकी तो आपको सोचना की ज़रूरत ही नहीं था, ऑप्शन एक ही दिख रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला बोला है कि इफ़ रेडियस, रेडियस क्या होता है 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड होता है। तो रेडियस आपको दे रखा है 0.529 और हाइड्रोजन के लिए 0.529 पूछा है, एन की वैल्यू एन स्क्वायर और हाइड्रोजन 1 है तो ये इतना, तो एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1, तो एन बराबर 1 आ जाएगा, बस ख़त्म कहानी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ अ फोटोन, तो देखो इसमें कैसे अप्रोच करना है। बोला द रेशियो ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का फिर से रिलेशन जो होता है लैम्डा का, एनर्जी वेवलेंथ की बात किया है तो इतना, तो E1 जब दो लोगों की बात हो गई तो उसको फार्मूला बना लिया करो, λ2/λ1 है ना। तो यहाँ पे आपको दे रखा है, देखो E1 E2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 240 और 180, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 4:3, एक से एक कट गया और यहाँ पे हो जाएगा 3 से काटेंगे नहीं 6 से काटेंगे तो 6 3 जा 18, 6 4 जा, तो 4:3, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ये करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो इन हाइड्रोजन एटम इफ द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, मतलब ई ग्राउंड स्टेट आपको दे रखा है -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। ठीक है, तो बोला है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या हो गया, एन की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखो एनर्जी का जो रिलेशन होता है E⁻13.6 Z²/n² होता है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं फॉर्मूला, हाइड्रोजन एटम बोला है, ठीक, तो ई हाइड्रोजन और ई हीलियम की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम Z E⁻13.6 Z²/n² सही है, तो Z हाइड्रोजन का स्क्वायर और यहाँ Z हीलियम का स्क्वायर और वहाँ पे E1 यानी हीलियम का स्क्वायर और N हाइड्रोजन का स्क्वायर। ठीक है, तो एनर्जी हाइड्रोजन के लिए दे रखा है ग्राउंड स्टेट में -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, और हीलियम के लिए वो पूछा है, ठीक है लिख लेते हैं, और हाइड्रोजन का Z1, हीलियम का 2 का स्क्वायर और यहाँ पे अपने पास N हीलियम, देन द एनर्जी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम, तो फर्स्ट मतलब N की 2 की स्क्वायर और यहाँ पे N हाइड्रोजन, ग्राउंड स्टेट का मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये कट्टम खुट्टम हो गया और एनर्जी ऑफ जो हीलियम है वो कितना आ जाएगा -x ही आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम बता रहे हैं क्योंकि नीट का एग्ज़ाम है तो हम बनाए तो 50 क्वेश्चन है पर 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, हम यहीं तक सॉल्व टॉप 45 सीरीज चलेगा अपना, क्योंकि नीट की फीलिंग आती है आपकी। ठीक है, तो एक एलिमेंट है, ये सबसे हलवा क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 23 है। तो देखो ए बराबर क्या होता है P+n, तो ए आपको 23 दे रखा है और E बराबर P बराबर Z होता है, तो जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन है वही इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रल स्पीसीज के लिए। ठीक है, तो प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन नहीं पता, तो न्यूट्रॉन 23 - 11 कर लो, कितना हो जाएगा, 3 में से 1 2 और 2 में से 1 12, तो न्यूट्रॉन आपके पास 12 आ जाएगा और प्रोटॉन आपके पास 11, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन न्यूट्रॉन 12, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 11 और न्यूट्रॉन 12 आ जाएगा। ठीक है, तो बस यही, तो ये चीज़ें याद रख लेना। अब मैं कहूँगा ये क्वेश्चन है आप देखो, स्टॉप करो, सॉल्व करो, फिर मैं आपको आंसर बता दूंगा सबका, और कमेंट करना सही था या गलत था, कितने नंबर पाए, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, इसको सॉल्व करो, इसको करो, सारे बेहतरीन है, इसको करो और इसको करो, कमेंट करना कितने सही, कितने नंबर पाए। ठीक है, चलो अब मैच कराओ।
तो अब आप मैच करा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का मैंने आपको फार्मूला बताया, क्या होता है N2 माइनस N1, और ये क्या हो जाएगा N2 माइनस N1 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 - 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, देखो N2 क्या है, यहाँ पे N2 है 4 और N1 क्या है 1 है, डिवाइड बाई 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब तो आप कर ही पाओगे ना। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन मतलब फर्स्ट टू फोर्थ दे रखा है, नाम तो लिखा नहीं है, तो ये वाला फार्मूला लगाना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है पता है? स्पेसिफिक चार्ज जो होता है वो होता है E/m होता है। तो यहाँ पे ए और बी की बात हो रही थी, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ ए, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ बी, और यहाँ पे लिख लो EA EB और MB हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दे रखा है, इस पर 2/3 है, और यहाँ पे EA और EB चार्ज ही तो पूछा है, और ये मास पता है आपको, तो EA/EB कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। ये स्पेसिफिक चार्ज होता है, याद रख लो, इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज v, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड। तो देखो भाई, वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है Z/n होता है, सीधे सीधे। तो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन और वेलोसिटी ऑफ Li2 प्लस की बात कर रहा है, तो n नीचे है तो लिथियम को ऊपर कर लो, और यहाँ पे n हाइड्रोजन और Z हाइड्रोजन ऊपर है, Z लिथियम नीचे है, सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे अपने पास v, आपको वेलोसिटी उसका v दे रखा है हाइड्रोजन का, लिथियम का आपको नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 1, हाइड्रोजन के लिए 1, लिथियम के लिए 3, तो वेलोसिटी आपके पास लिथियम के लिए निकल के आ गई Li2 प्लस कितना आ गया v आ गया। सिंपल, ये हो जाएगा। और फॉर विच ट्रांजिशन, क्या बोला है, हाइड्रोजन एटम द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज विल बी मैक्सिमम। तो एनर्जी कौन से ट्रांजिशन के लिए मैक्सिमम होगा? देखो अभी मैंने आपको बताया था, ट्रांजिशन वाला खेला मैंने आपको समझाया था ना, कि अगर ये लाइन बना लेते हैं पहले 1 2, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा चलेगा। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट है। तो एनर्जी आप देखो, यहाँ से यहाँ जैसे ऊपर आओगे ये पूरा एनर्जी है, फिर यहाँ से यहाँ आओगे, है ना, घट रही एनर्जी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और जो दोबारा बना दिया। तो और एक चीज़ याद रख लो, जो एनर्जी होता है वो वेवलेंथ के इन्वर्स होता है, सीधी बात है। तो और चाहे आप फार्मूला से भी निकाल लो, जैसे E1 अपने पास निकालोगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ई का फार्मूला पता है ना, -13.6 Z²/n²। तो E2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 निकालोगे -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो ऑन। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एनर्जी आएगी, देखो सॉरी, तो एनर्जी रिलीज की बात कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये एनर्जी की बात कर रहा है, गैप वाली एनर्जी। तो एक चीज़ याद रख लेना, ये वाली एनर्जी जैसे जैसे ऊपर जाते हो ना, ये लाइन घटती चली जाती है। ये तो मैंने इक्वली बना दिया है, तो याद रखना ये गैप। बाकी ओवरऑल एनर्जी देखोगे तो ये वाला ज़्यादा है इससे, है ना, लेकिन ये गैप की बात होती है। तो यहाँ पे इतना गैप है, अगले वाले में थोड़ा कम हो जाए, अगले वाले और कम आए और कम, ऐसे सो ऑन। तो इसलिए हमेशा ये याद रख लेना यहाँ पे। और ऐसे भी निकाल के आप चेक कर सकते हो कहाँ पे सबसे कम एनर्जी आ रही है। तो आप ध्यान से देखो, आप यही वाले में आप निकालोगे ना 2 से 1 वाले में, तो इसमें सबसे कम एनर्जी आएगी। फार्मूला आप ये है, पुट करके चेक कर लो, तो ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, मैक्सिमम आएगा, ये मैं कम नहीं, मैक्सिमम आएगा, ठीक है, तो याद रखो। चलो आज लास्ट क्वेश्चन की हम शुरुआत कर लेते। तो बोला द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन राउंड द हाइड्रोजन न्यूक्लियस एंड सेकेंड एंड थर्ड, मतलब रेशियो टाइम टेकन पूछा है। तो टाइम पीरियड का रिलेशन डायरेक्टली है, तो n³ होता है, सीधे सीधे। तो t जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के। तो हम एक काम कर लेते हैं, कौन कौन सा पूछा है, सेकेंड और थर्ड पूछा है।
मतलब सेकंड और थर्ड के लिए पूछा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सेकंड T2 T3, डायरेक्ट फार्मूला बोला N2 का क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा N3 का क्यूब, क्योंकि Z तो कॉमन है तो उसे कैंसिल ही हो जाएगा, तो 2 का क्यूब और ये 3 का क्यूब, तो यह आ जाएगा 8/27। तो अपने पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो आई होप इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, और व्हाट्सएप में तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, थैंक यू।